Okay. Hello everyone. We are back once again. So I hope आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे, सब सेफ होंगे. इस टाइम पे हम ऐसे टाइम पीरियड पे सभी के लिए यही प्रे कर सकते हैं कि सब सेफ हों अपने अपने घर पे. टाइम ही ऐसा चल रहा है. ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करूँगी. एंड यस, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो ऐसे लेक्चर्स तैयार करना रहेगा जिससे हर लेवल के स्टूडेंट को बेनिफिट हो. राइट. मैं इस तरह से पढ़ाना चाहूँगी कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्पोकन के पीछे भागते रहते हैं वो एटलीस्ट अपना पहले बेस सुधारें. अगर बेस ठीक होगा देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन देयर स्पोकन. तो अगर वो अपना बेसिक सुधार लेंगे तो काफ़ी हद तक उनका स्पोकन लेवल भी अच्छा हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहली चीज़ जो मैंने उसी दिन आप लोगों से समझाई थी, आप लोगों से शेयर की थी कि इट्स नॉट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लगाते हैं, बट यू मस्ट नो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अलग मीनिंग होता है. उसका मीनिंग ये नहीं होता, वर्णमाला नहीं होता. आप सबको शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स में जब हम एस यूज़ करते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है. इसकी बड़ी ही एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जैसे कि न्यू एंड न्यूज़. तो सिर्फ हमने एक एस का ही एडिशन किया है, एक एस ही चेंज करके देखा है और इसी से क्या हो गया, पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया है ना. न्यू का हम सब जानते हैं, दैट्स नॉवल, दैट मीन्स नया. और न्यूज़ का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, है ना. ठीक उसी तरीके से हम एक वर्ड यूज़ करते हैं गुड और दूसरी तरफ हम वर्ड यूज़ करते हैं गुड्स. तो जब हम गुड यूज़ करते हैं उसका मीनिंग अलग है, नाइस, अच्छा. और गुड्स का मीनिंग जो है दैट इज़ कमोडिटी. जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या अकाउंट्स से किसी का अगर लेना देना है तो उन्होंने बहुत बार ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि गुड्स एंड कमोडिटीज़ क्या होती हैं, है ना. ठीक उसी तरीके से व्हेन वी राइट वाटर and when we write waters, तो there is a huge difference between the both words. वैसे तो water के साथ कभी ऐसे यूज़ होता नहीं जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है. तो वाटर मीन्स पानी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर्स तो उसका मीनिंग बन जाता है जब आप समुंदर की बात करते हैं. दैट मीन्स आप कभी किसी की जर्नी की बात करते हैं, दैट ही हैज़ गॉन टू वाटर्स फॉर हिज जर्नी, फॉर द वॉयज. तो आप वहाँ पे ये चीज़ बताते हैं कि वो समुद्री यात्रा पे गया है या इस तरह का कोई कंसेप्ट उसमें आता है. तो एस लगा देने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ये आप याद रखें. जैसे लेटर और लेटर्स में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है. ठीक उसी तरीके से अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स जो है वो एक तरह का लैंग्वेज है, लेकिन अल्फ़ाबेट अपने आप में वर्णमाला है. ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुकी हूँ. राइट. सो आज की क्लास में हम नेक्स्ट फिर से इसी को थोड़ा सा रिवीजन देंगे. मैंने आपको समझाया कि हम स्टार्ट करते हैं A to Z, जो हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है दैट देयर आर 26 लेटर्स. एंड देन ये सिखाया जाता है कि 5 वोवल्स हैं, जिनमें से A-E-I-O-U ये हमारे पास चीज़ें रहती है. कॉन्सोनेंट्स इनके अलावा जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं या जितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो सारे कॉन्सोनेंट माने जाते हैं. लेकिन आप सबको ये पता होनी चाहिए कि हमारी पूरी इंग्लिश में 44 फोनेम्स हैं, 44 साउंड्स प्रेजेंट हैं. 26 लेटर्स में से 44 साउंड्स कैसे आई, तो उसके पीछे रीज़न क्या है. अब जैसे सी है तो सी का सिर्फ एक साउंड तो नहीं है, सी से हम स भी बनाते हैं और क भी बनाते हैं. राइट. जब हम सी से कैट बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से सी से और ज़्यादा, जैसे हम सीजर्स बोलते हैं तो सीजर्स में जब सी यूज़ होता है वहाँ पे इसका साउंड सीकर्स नहीं है, सीजर्स, स, ज, इस तरह का साउंड रहता है. तो एक ही लेटर आपको एक से ज़्यादा साउंड्स भी देता है, ये हमें पता होना चाहिए. राइट. तो इसीलिए बोला गया जो वोवल साउंड्स हैं जो या जो वोकल साउंड्स हैं वो 20 हैं, और ये वो वाले साउंड्स होते हैं जिनको हम अपने वोकल कॉर्ड की हेल्प से प्रोनाउंस करते हैं. ऑन द अदर हैंड कॉन्सोनेंट साउंड्स को होते हैं जिनको हम टंग, लिप्स या टीथ या बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से
प्रोनाउंस करते हैं। इसकी कुछ एक आध एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि फ से फ या फ जो बनता है, तो बहुत सारे लोगों को फूल और फूल में फ़र्क नहीं पता। जब हम ये वर्ड बोलते हैं और जब ये वर्ड बोलते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। इसको प्रोनाउंस देखिए, अपना स्पोकन सुधारने से पहले ना अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश या कितना अच्छा स्पोकन स्किल्स आपका क्यों ना हो, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, देन आप बहुत ही ज़्यादा फूल माने जाएंगे वहाँ पे। इसीलिए टू बी स्मार्ट, टू बी accurately correct in the spoken skills, you have to be very very good in the pronunciation, in the use of pronunciation actually, that's why हम ये चीज़ पहले क्लियर करना चाहेंगे। बच्चों को आजकल तो आई थिंक सिखाया ही नहीं जाता है कि फ और फ में फ़र्क क्या है, व ब और भ में फ़र्क क्या है ना, ई और ई में फ़र्क क्या है। तो जब तक ये फोनेटिक्स क्लियर ना हो, ये साउंड्स क्लियर ना हो, बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। तो फूल एंड फूल, तो फूल बेवकूफ़, फूल तो फ्लावर आ गया, है ना। तो इनके साउंड में फ़र्क रहता है। जब डबल ई लगाया तो बड़ी ई की साउंड आती है, लेकिन जब आई लगाते हैं तो ई की साउंड आती है, इट, राइट। इसीलिए अब आगे जब हम वॉवल्स की बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ये पांचों के पांचों वॉवल्स हैं, है ना। लेकिन फिर भी यू के साथ कभी कभी हम आर्टिकल्स यूज करते टाइम पे ए यूज करते हैं, ना कि एन। बट रीजन क्या है उसके पीछे, देखिए, जब यू को हम य वाली साउंड में बोलते हैं और इसको हम ए वाली साउंड में बोलते हैं, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे? जब हम य बोलते हैं य, तो य बोलते टाइम पे हम अपनी टंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम अ बोलते हैं तो हम अपनी वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिंपल टर्म्स में मैंने सिखाया ही कि जब हम वोकल कॉर्ड की हेल्प से कोई भी वर्ड बोलेंगे तो वो हमारा क्या माना जाएगा, वोकल साउंड, वोवल साउंड माना जाएगा। और जहाँ पे भी आपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल किया होगा उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, ऐसे वर्ड के पहले जब हम आर्टिकल्स ए और एन में से सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो हमेशा एन ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अ यूनिवर्सिटी एंड एन अर्जेंट वर्क। अब यहाँ पे स्पेलिंग तो पहला वाला दोनों जगह यू ही है ना, जो लेटर हमने यूज़ किया वो यू ही यूज़ किया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। फिर भी इस यू से पहले ए और इस यू से पहले एन लगाया गया। उसके पीछे रीज़न क्या था, जब ये वर्ड बोला गया तो ये वोकल कॉर्ड की हेल्प से बोला गया, और जब ये वर्ड बोला गया तो ये टंग की हेल्प से बोला गया। ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। वो क्या था कि अगर हमें क्लैरिफाई करना हो, लॉजिक बताना हो कि क्यों ऐसा करना है। एक छोटा बच्चा अगर जिद पे अड़ जाए और आपको पूछे कि क्यों नहीं इस्तेमाल करना है, इसके पीछे रीज़न दो। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है, जिनका साइंस का बेस थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सबको इतना पता होगा कि हम कभी भी एक साथ इक्वल फ्रिक्वेंसी का यूज़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर हम इक्वल फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं दैट थिंग कैन ब्रोक, ठीक है, कैन ब्रेक, सॉरी। तो वो चीज़ टूट सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्योंकि अगर आप वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड को इस्तेमाल करेंगे तो उससे गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। लेकिन अगर आप वोकल साउंड में कॉन्सोनेंट साउंड को इस्तेमाल कर देते हैं और फिर वोकल साउंड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका यूज़ करेक्ट माना जाता है। हाउ? देखिए, ए एप्पल रॉन्ग क्यों है? ये भी वोकल साउंड है और ये भी वोकल साउंड है, दोनों को ही कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, अ एप्पल, राइट। दोनों की साउंड कहाँ से, किसकी हेल्प से बोली जा रही है, वोकल कॉर्ड की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे एन एप्पल, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये ए क्या है, वोकल साउंड, ये एन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, ये ए क्या है, वोकल साउंड। तो इसीलिए इसके इस्तेमाल को करेक्ट माना जाता है और इसके इस्तेमाल को रॉन्ग माना जाता है। ये साइंस में प्रूवन है
कि हम सेम फ्रीक्वेंसी वाली दो साउंड्स को एक साथ प्रोड्यूस नहीं करते, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसीलिए उसी के अकॉर्डिंगली, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंगली हम कहाँ पे एन और कहाँ पे ए यूज़ करेंगे उसका कंसेप्ट दिया गया है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। ओके, अब ये चीज़ समझने के बाद नेक्स्ट और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि दैट यू मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन वोकेबलरी। अगर आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं या आप लोग कुछ भी सीख रहे हैं तो पहले आप लोगों की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वोकेबलरी से यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है कि आपको वर्ड के सिर्फ मीनिंग ही आने चाहिए, मीनिंग आना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, राइट, मीनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका यूज़ करना भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कईयों को लग रहा होगा जब मीनिंग पता चल जाएगा तो यूज़ तो कर ही लेंगे, बट नो, इट्स नॉट दैट मच ईजी कि हम बोलें कि यूज़ करना भी उतना ही आसान है। नो, कैसे? अब अगर मैं आपको बोलूँ लार्ज एंड एल्डर, मीनिंग तो दोनों का बड़ा है ना, लार्ज का मतलब भी बड़ा, एल्डर का मतलब भी बड़ा, बट इसको हम जब यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते टाइम पे डिफरेंट। इसके रिलेटेड मुझे बहुत एक पुराना जोक याद आ गया। एक बार मैंने किसी को सुना, कोई कन्वर्सेशन चल रही थी एंड दैट पर्सन आस्क्ड द अनदर पर्सन कि आपकी सिस्टर जो है वो लार्ज है या स्मॉल है। वो एक्चुअली पूछना चाहते थे कि आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे जो वर्ड उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था वो ये था कि क्या आपकी सिस्टर आपसे एल्डर हैं या स्मॉल हैं, बट उन्होंने क्या, या यंगर हैं, तो उन्होंने उनसे क्या वर्ड यूज़ किया, लार्ज है या स्मॉल। तो क्या ये वर्ड करेक्टली यूज़ हुआ? मीनिंग तो आपको पता है लार्ज का मतलब भी बड़ा है ना, लेकिन क्या वो करेक्टली यूज़ हुआ? नो। तो यही चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, राइट। ओके, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, साउंड्स बनती हैं। जब साउंड बनी तो साउंड के बेस पे लेटर्स बने जो 26 हैं, जो हम जानते हैं, ठीक है। अब इन साउंड्स ने आगे क्या हेल्प की, लेटर्स को लेकर हमें वर्ड्स बनाने में हेल्प की। इन वर्ड्स ने आगे क्लॉज बनाए, क्लॉजेस से फ्रेजेस बने, फ्रेजेस से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से पैराग्राफ। इस तरीके से करते करते हमारी एक बुक भी बन जाती है ना। सो नेक्स्ट कंसेप्ट, हमें फोनेटिक्स सिखाना बहुत ज़रूरी है सारे बच्चों को। जो भी बच्चा ABC सीखता है उसे हर एक लेटर की साउंड्स बताना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो स्पेलिंग्स बनाना और उन्हें प्रोनाउंस कर पाना सीख पाएंगे, प्लस अंडरस्टैंड करना सीख पाएंगे। नो डाउट कि सिर्फ 26 साउंड सीखकर वो सारे के सारे स्पेलिंग्स को करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, बट वो टाइम टू टाइम वो सीख जाएगा। बट बेसिक फोनेटिक्स जो हैं वो आना पहले बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और एक टिप मैं सब पेरेंट्स के लिए भी है, सब स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जब कभी आपको कोई स्पेलिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो या लर्न नहीं होता हो तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा उस स्पेलिंग को तोड़ के लर्न करने की कोशिश करें। वो हमेशा आपको इजीली लर्न रहेगा और भूलेगा भी नहीं, राइट। और ये फोनेटिक्स जो हैं वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अ के साउंड, ए के साउंड जो है वो ए भी है, अ भी है, बी की साउंड जो है वो ब है, सी की क भी है, स भी है, और ज जो है, जी जो है, इसकी साउंड ज आती है। इसके अलावा मोर साउंड्स हैं। जब बी के साथ एच मिला लिया जाता है इसकी साउंड भ बन जाती है। सी के साथ एच मिला लिया जाता है तो इसकी साउंड च बन जाती है, ठीक है। अब कुछ साइलेंट साउंड्स भी हमारे पास रहती हैं, जैसे कि और, तो और में हम एच की साउंड को साइलेंट रखते हैं और ओ से इसकी साउंड स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन में स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है, इसकी साउंड हम कैंसिल करते हैं और यू से इसकी साउंड जो है वो स्टार्ट होती है, राइट। अब कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको लग रहा होगा कि मैम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा मेन फंडा है कि आपको बिल्कुल, कईयों को लग रहा होगा कि बकवास लेक्चर्स हैं। वाई? क्योंकि उनको लग रहा है कि बिल्कुल क्या ये छोटे बच्चों वाली चीज़ें सिखा रहे हैं। बट जैसा मैंने आप लोगों को बोला, मेरे लेक्चर्स जो रहेंगे वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ी जाती है, आप एकदम से 10वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते हो। और मेरी वीडियोस का फोकस भी यही रहेगा
जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं उनको धीरे धीरे इसका बेनिफिट भी नज़र आएगा। बट येस, कोई भी मेडिसिन ओवरडोज हो जाए तो वो अच्छी नहीं होती, बट येस वो एक कंटिन्यूटी में ली जाए और ये एक प्रॉपर वे में ली जाए तो ही उसका असल बेनिफिट जो है वो नज़र आता है। तो मेरी वीडियोस भी आपके लिए मेडिसिन का ही काम करेंगी, नो डाउट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक वर्ड्स के मीनिंग, जब हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको कुछ बेसिक वर्ड्स के मीनिंग आना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे को पता होना चाहिए सिंगुलर का मीनिंग क्या है, एक। प्लूरल का मीनिंग क्या है, प्लूरल का मीनिंग एक से ज़्यादा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अभी वाला जो समय है, पास्ट जो बीत चुका समय है, फ्यूचर जो आने वाला समय है। सब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये मैंने अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स को भी सिखाई है। उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है अगर बहुत सारे लोगों को ये आता है, बट एग्जैक्टली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आगे आपके आने वाली बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स डिपेंड करेंगे। नरेशंस, एक्टिव पैसिव्स, टेंसेस, वर्ब्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन आगे आने वाली चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन हो, यानी कि जो कार्य करता हो, जो डूअर ऑफ द एक्शन हो, काम को करने वाला। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं तो आई एम द सब्जेक्ट हियर, राइट। आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हुए, राइट। या फिर जिसके बारे में बताया जा रहा हो। अगर मैं बोलूं कि आजकल मौसम बड़ा खराब है या आजकल की सिचुएशन बड़ी खराब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, वो सिचुएशन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे हर कोई आज की डेट में कोरोना के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोरोना क्या है, आज का हाईलाइटेड टॉपिक हुआ। तो जिसके बारे में हम बता रहे हों वो भी सब्जेक्ट है, और जो किसी काम को कर रहा है वो भी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैं किसको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को। तो आप क्या हुए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। मैं बात कर रही हूँ, बट मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो आप क्या हुए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट बन गए, बट आप किसको क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे, तो मैं क्या बन जाऊंगी, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक्टिव से पैसिव में साउंड्स को कन्वर्ट करते टाइम पे हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं। जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो तो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको हाईलाइट किया। बट इसी को अगर हम अलग तरीके से बोलते हैं ना, कि उस काम को इस बंदे के द्वारा किया गया, इस पर्सन के द्वारा किया गया, तो वो द्वारा वर्ड जब यूज हो गया ना, बाय, वो उस पर्सन को ऑब्जेक्ट बना देता है। ये याद रखें। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई राइट अ लेटर, और दूसरी तरफ अगर मैं लिखूं, अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो यहाँ पे पहले फोकस मेरे ऊपर था, लेटर के ऊपर नहीं। मैंने क्या लिखा वो ऑब्जेक्ट था। बट अब क्या हुआ, अब हम बात कर रहे हैं लेटर की, कि भाई ये लेटर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया। अब बात, मेन सब्जेक्ट कौन है, लेटर, लेकिन मैं क्या बन गई, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे द्वारा लिखा गया। मैं सेकेंडरी ऑप्शन बन गई यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा। आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट है, उसी सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव बन जाता है। जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो प्रोनाउंस के 4-5 केसेस हम पढ़ेंगे। एक टेबल मैं आपको करवाऊंगी, उस टेबल में हम ये चीज़ें जानते हैं कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने वाले पर्सन को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे शी इज रीडिंग, सो शी इज रीडिंग अ बुक, सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी। ऑन द अदर हैंड, जब वही पर्सन ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे अ बुक इज read by her, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, राइट। और फिर उसके बाद में
उसी पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन क्या होता है भाई? जब हम किसी चीज के ऊपर अपनी ओनरशिप, अपना हक जताते हैं, तो उस टाइम पे उसको पोजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है, राइट। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? जब हम कभी उसे उसके ऊपर अपनी ओनरशिप, अपनी राइट बताना चाहें, तो पोजेसिव होना मतलब उसके ऊपर अपनी ओनरशिप जताना। जैसे दिस इज हर बुक और दिस बुक इज हर्स। तो यहाँ पे ये और ये हमारे दोनों पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ही वर्ड्स किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये दोनों, ये उसकी बुक है, उसकी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये वर्ड जो है वो उसका है, उसका। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, व्हाटएवर। तो वहाँ पे ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या करते हैं? पोजेशन शो करते हैं। और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? जहाँ पे हम सेल्फ ऐड करते हैं, सेल्फ, खुद। जैसे शी विल डू इट herself। तो herself यानी कि वो खुद इसे कर लेगी, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या बन जाता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, राइट। उसके बाद दिस का यूज और मीनिंग ये हमें आना चाहिए। दिस का जो यूज है वो हमें सभी को पता है, यह, लेकिन दिस को हम जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है वो शो करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इसका प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं आई लाइक द गर्ल, आई लाइक दिस गर्ल। बट अगर मैं पास्ट में चली जाऊं तो मैं क्या बोलूंगी? I liked that girl। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, कैसे कैसे हम इन चीज़ों को बताएं, कैसे इनको परफॉर्म करें, राइट। ठीक उसी तरीके से पहले तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। दिस जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट शो करता है, बट ऑन द अदर हैंड दैट जो है वो डिस्टेंस बताता है, ठीक है। डिस्टेंट वाली चीज़ें जो हमें बतानी है वो हम दैट की हेल्प से बताते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये एक पास्ट कंसेप्ट भी शो करता है। जैसे दिस प्रेजेंट कंसेप्ट शो करता है, वैसे ही दैट पास्ट का कंसेप्ट शो करता है। क्लियर? आई होप जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझ आ रही होंगी। इफ एनी डाउट्स आर देयर तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कुछ पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। बट येस, आज का लेक्चर हम यहाँ तक ख़त्म करेंगे। अपना वोकैब का ये वाला जो सेक्शन है वो हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने दिस और दैट का बताया, वैसे ही दीज जो है वो दिस का ही प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ठीक, सिंगुलर है जैसा कि मैंने दिस के लिए बताया था, और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। अगेन ये प्रेजेंट फॉर्म शो करता है एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। क्लियर? ठीक उसी तरीके से दोज जो है वो दैट का प्लूरल फॉर्म है। क्लियर? एंड साथ ही साथ में ये इसका प्लूरल फॉर्म है, वन थिंग। दूसरी तरफ ये इसका पास्ट फॉर्म शो करता है, किसका? दीज का। एंड साथ ही साथ में ये डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए यूज होता है। तो इसका यूज जो है ना वो आप सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में या हर सेंटेंस में ये पास्ट की ही बात कर रहा हो। हर जगह पे इस सिर्फ ये प्लूरल सेंस ही शो कर रहा हो, हमेशा नहीं है। एंड वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये चारों के चारों वर्ड्स जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं,
यानी ये किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताते हैं, इसीलिए इन चारों वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहा जाता है। ये याद रखें आप लोग, ये चारों वर्ड्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव माने जाते हैं, यानी कि दैट वर्ड्स जो दोज वर्ड्स दोज कैन गिव डेमो। ठीक है, तो डेमो देने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, पॉइंट आउट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उन वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहते हैं। और यही चारों वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज दिस, दैट, दीज एंड दोज। आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ वापस आएंगे। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड येस वन मोर थिंग, अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, नॉलेजेबल लगती हैं, तो प्लीज़ इन्हें आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी जल्दी से मिल जाएं। एंड येस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस हम डालेंगे अपनी, तो उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को आ जाएंगी, सो दैट आप अवेयर रहें कि आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। हमारे लेक्चर्स जितने भी होंगे वो सीरीज़ में बने रहेंगे, सो दैट आप उनमें इजीली कनेक्ट कर सकें, इजीली सीख सकें और कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो परफेक्टली सीखें, यही हमारी भी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी हेल्दी, बी सेफ। यही चीज़ मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि इस टाइम पे सेफ रहना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।